देखो एडमिशन में हम लोगों को क्या क्या काम करना है। सबसे पहले पीएसआर निकालने का काम। यहाँ पीएसआर में ज्यादा झमेला है नहीं, क्योंकि न्यू पीएसआर निकालने में यहाँ 2 ही मेथड है, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना वही आप जो जानते हो वही है। ओल्ड माइनस न्यू करो या न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं बहुत जन इस चैप्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ओल्ड माइनस न्यू करो, माइनस में आंसर आया तो गेन, प्लस में आंसर आया तो सैक्रिफाइस। और अगर न्यू माइनस ओल्ड करना तो प्लस में आंसर आया तो गेन, माइनस में आंसर आया तो सैक्रिफाइस। न्यू पीएसआर निकालने का यहाँ पे 2 ही लॉजिक है। पहला जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और उसमें कुछ करना नहीं होता, आपको क्या देगा कि मान लो ए बी सी पार्टनर है, उनका 3:2:1 का रेशियो है। अब बोलता है सी रिटायर हो गया, बस क्वेश्चन इतना ही बोला, तो फिर ए बी का नया रेशियो 3:2 हो जाएगा। अगर बोलता है ए रिटायर हो गया तो बी और सी का न्यू रेशियो 2:1 हो जाता, और अगर बोलता बी रिटायर हो गया है तो ए और सी का न्यू रेशियो 3:1 हो जाता। तो ये आपको पहला केस है, और एग्जाम में मोटा मोटी मैक्सिमम टाइम यही केस आता है। लेकिन सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि सी रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर ए और बी को सर्टेन परसेंटेज में देके जा रहा है। मान लो सी का शेयर है 1/3, तो 1/5 नहीं 1/6 हो रहा है यहाँ पे। सी का शेयर है 1/6, तो वो ए को 1/6 का 1/3 और बी को 1/6 का 2/3 देके जा रहा है। अपने को न्यू पीएसआर में क्या देके जा रहे हैं? ए का बोल रहा है आपको, सी का शेयर है 1/6, वो ए को 1/3 और बी को 2/3 देके जा रहा है। तो ए का पहले से ही क्या रेशियो है? 3/6, उसको प्लस मिलेगा 1/6 का 1/3, तो आ गया ए का रेशियो 3/6 प्लस 1/18। तो एलसीएम अगर 18 को लेते हो तो 9 + 1 10/18, ए का आंसर आ गया। बी का पहले से ही क्या रेशियो है? 2/6, उसको मिल रहा है 1/6 का 2/3, तो उसका रेशियो हो गया 2/6 प्लस 2/18। यहाँ भी एलसीएम अगर 18 को लेते हो तो 3 × 6 + 2 8/18, तो ए का आंसर आ रहा है 10/18, बी का आ रहा है 8/18, तो नया रेशियो हो जाएगा 10:8, यानी 5:4। तो 2 तरीका आपको एग्जाम में दे सकता है पीएसआर में रिटायरमेंट में। पहला, आपको ए बी सी तीनों का रेशियो दे देगा और बोलेगा बस इतना सी रिटायर हो गया, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही आता है, हम रिपीट कर रहे हैं। तो अगर सी रिटायर हो गया तो ए बी का रेशियो 3:2 हो गया, मतलब जो पार्टनर चला गया उसको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो को उनका न्यू रेशियो मान लो। और सेकंड केस कि सी अपना शेयर एक सर्टेन रेशियो में ए और बी को देके जा रहे हैं, तो उसका कहानी अभी देखिए। तो एग्जाम में आपको पीएसआर का स्टोरी देगा यही, रिटायरमेंट में इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। सेकंड स्टोरी क्या हो सकता है? पहला काम रेशियो निकालना सीख गए इस चैप्टर में, पहला काम रेशियो निकालना सीख गए। सेकंड काम सर गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट में आपको यहां पर भी ज्यादा एडमिशन जितना झमेला नहीं है। पहला बात तो बैलेंस शीट में जो ओल्ड गुडविल दिया रहेगा वो तो राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। तो मान लो एबीसी का रेशियो 3:2:1 है और पुराना गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट में 18,000, तो तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है, तो 2 गुडविल डेबिट क्या होगा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। तो गुडविल का 18,000 3:2:1 में, यानी 9,000 6,000 और 5,000 डिवाइड कर देंगे। ये तो हुआ पुराना गुडविल का बात। असली आएगा एक झमेला नए गुडविल में। तो नए गुडविल में आपको क्या दे सकता है, कितना केस दे सकता है, इसमें ज्यादा झमेला देने का स्कोप नहीं है, और एंट्री भी एक ही है। इसमें एडमिशन की तरह रिटेन्ड या विड्रॉन या नॉट ब्रॉट वो सब झमेला नहीं है। यहां पर क्या होगा सर? गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है, तो 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
जो गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है, तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट कौन होगा, जनरली ओल्ड दोनों, यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करो। जनरली यही केस देता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा तो उसका कैपिटल को बढ़ाओ, और दोनों ही ओल्ड पार्टनर जनरली सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, सॉरी दोनों ही गेन कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को डेबिट करो। लेकिन कभी कभी मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, उनमें से बोल रहा है सी तो रिटायर हो रहा है, बी को गेनिंग रेशियो निकल कर आ रहा है और ए का सेक्रीफाइसिंग, तो बी लेकर आएगा तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को भी मिलेगा तो टू ए कैपिटल, और सी तो रिटायर कर रहा है उसको तो मिलेगा ही, तो टू सी कैपिटल। इसमें ये एक ही केस होता है, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। तो हम लोग गुडविल का भी बात कर लिए, पीएसआर का भी बात कर लिए। अब सर तीसरा पार्ट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। वो तो हम लोग जो पहले डिस्कस किए वही है, सेम एज एडमिशन है। क्या करते थे सर, एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन, सॉरी एसेट घट रहा है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, एसेट बढ़े तो यहाँ लिखो, लायबिलिटी घटे तो यहाँ लिखो, वैसे ही एसेट घटे तो यहाँ लिखो और लायबिलिटी बढ़े तो यहाँ लिखो। जो डिफरेंस आए वो टू पार्टनर्स कैपिटल या बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो ये सेम एज एडमिशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगला जो आइटम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ नया नहीं है। हम लोग क्या क्या कर लिए, हम लोग कर लिए पुराना प्रॉफिट को, सॉरी पीएसआर निकालने का काम, पुराना गुडविल को बांटने का काम, नया गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर को लेके जाने का काम, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को एडजस्ट करने का काम। थर्ड काम क्या करते थे, सॉरी फोर्थ काम पुराना रिजर्व पीएल राइट ऑफ, ये भी सेम एज एडमिशन है बेटा। बैलेंस शीट में अगर यहाँ कुछ भी रिजर्व दिया है, पीएल दिया है, तो उनको खत्म करना है बुक से, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी तीनों के तीनों ही। वैसे अगर यहाँ पीएल बैलेंस देता तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये सेम डिट्टो है। यहाँ पर भी वही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का झमेला, जो हम लोग एडमिशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किए हैं। एक बार वो वीडियो दोबारा देख सकते हो अगर सुनना है तो। अब आता है असली चीज जो इस चैप्टर में डिफरेंट है। यह हमें एक रिकैप दिया था आपको खाली, जो हम लोग अब तक कर लिए थे। ये याद है सबको मोटा मोटी? यस सर। अब आता है असली चीज बेटा। यहां पर ना कैपिटल एडजस्टमेंट में झमेला देगा, और उसके पहले एक और आइटम में झमेला देगा। मान लो ये रिटायरमेंट या डेथ का सम अगर हो, रिटायरमेंट और डेथ, यही इन दोनों में ये झमेला दे सकता है। जनरली रिटायरमेंट में देता नहीं है, डेथ में ये झमेला देता है, बट देने को किसी में भी दे सकता है, हायर लेवल का सम्स है। सर क्या है वो झमेला? आपका पार्टनर मिड ऑफ द पीरियड में रिटायर करे या मिड ऑफ द पीरियड में उसका डेथ हो। आपका अकाउंट से अप्रैल टू मार्च, आप मार्च 2022 को मान लो बैलेंस शीट बना लिए थे। अब बोला कि 1 जून को 2022 को वो पार्टनर मरा या रिटायर हुआ, तो वो जो अप्रैल से लेके जून तक काम किया है उसके प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है। इसको क्या बोलते थे, याद है किसी को? इसको नाम क्या देते थे? नहीं याद है? पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस के एंट्री करते थे। इस प्रॉफिट में जो भी हिस्सा मिलेगा, अगर प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 PL सस्पेंस करते थे। अगर लॉस हो रहा है तो अगर लॉस हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 सस्पेंस, और अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। असल प्रॉब्लम अमाउंट कैलकुलेशन में, इसमें कितना कितना कहानी दे सकता है अमाउंट कैलकुलेशन का, असली स्टोरी उसी के ऊपर है। सर क्या है वो स्टोरी? 2 मेथड है अमाउंट कैलकुलेट करने का। ये जो 3 महीना वो पार्टनर काम करके गया है, मरा या रिटायर हुआ जो भी है, ज्यादातर हम फिर बोलेंगे आपको डेथ में देता है ये सम, ज्यादातर आपको डेथ में देगा ये सम, बट अगर आपको नॉर्मली भी दे दे रिटायरमेंट में तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, सेम ही बात है। एंट्री क्लियर है? लॉस अगर आ रहा है ये 3 महीने के प्रॉफिट में PL में तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल 2 PL सस्पेंस, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो PL सस्पेंस 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट है तो C में यहाँ पे लिखेंगे बाय PL सस्पेंस और अमाउंट C में, और अगर लॉस है तो 2 PL सस्पेंस और अमाउंट C में। लेकिन कैलकुलेशन के लिए 2 तरीका है, एक है टर्नओवर मेथड और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्योंकि बेटा ये 3 महीने का एग्जैक्ट PL कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए PL सस्पेंस लिखते हैं। सर क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता? 3 महीने में कितने का सेल हुआ, 3 महीने में कितने का एक्सपेंसेस हुआ? बेटा अकाउंट्स कभी भी 3 महीने के लिए नहीं बनता। अब अगर 3 महीने में मेरा 2 लाख का सेल हुआ, 3 महीने में मेरा 2 लाख का सेल हुआ, और मान लो 3 ही महीने में मेरा सारा 1.5 लाख का खर्चा हुआ, सारा एक्सपेंस, तो आप बोलोगे ना 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बोल सकते हो ना। 3 महीने में अगर 2 लाख का सेल्स हुआ और 1.5 लाख का सारा एक्सपेंसेस हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब, तो आप बोलोगे ना 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, है ना? यस। लेकिन बेटा इसमें बहुत बड़ा रॉन्ग बात हो गया। क्या? सर आपका मान लीजिए अब आगे वाला जो 9 महीना बचा उसमें आपका 7 लाख का और सेल हुआ, लेकिन आपका एक्सपेंसेस हो गया मान लो 9 लाख का, तो ओवरऑल ईयर में कितना का सेल हुआ? 9 लाख का सेल और 10.5 लाख का खर्चा। तो अल्टीमेटली बेटा जी ईयर एंड में जाके पता चला प्रॉफिट नहीं हुआ, सर लॉस हो गया ये तो। इसीलिए मिड ऑफ द ईयर कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता नहीं है। बट क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ये तो बोलेगा ना कि नहीं मेरे को तो मेरा हिस्सा आज ही चाहिए, या अगर डेथ हुआ है तो उसके घर वाले, उसके एग्जीक्यूटर यानी उसके रिप्रेजेंटेटिव, वो तो बोलेंगे हमको अभी चाहिए पैसा, हम क्यों साल भर के एंड तक वेट करें। तो इस केस में इसीलिए PL सस्पेंस लिखते हैं, क्योंकि हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा एजम्पशन बेसिस पे। मेथड 2 है आपके पास, एक है टर्नओवर मेथड और एक मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर करते क्या है इसमें? देखो एवरेज प्रॉफिट पहले बताते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछता भी यही है। आपको हो सकता है लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे दे। मान लो ये 2022 का घटना है तो मेरे को 2018, 2019, 2020 और 2021 का प्रॉफिट दिया। 2019 में 5 लाख का प्रॉफिट था, 2020 में 3 लाख का प्रॉफिट था और 2021 में मान लो और 5 लाख का नहीं 4 लाख का प्रॉफिट था। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 12 लाख। हम उसको डिवाइडेड बाई 3 करें तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना बेटा। यस सर। तो ये पार्टनर कितना दिन काम करके मरा है, या कितना दिन काम करके रिटायर हुआ? 3 महीना। तो 4 लाख अगर 1 साल का प्रॉफिट होता है तो 3 महीने का कितना हो सकता है? 1 लाख। तो ये 1 लाख आपके इस 3 महीने का प्रॉफिट है। अब मान लो मिस्टर सी का इन लोगों का PSR 2:1:1 था, तो मिस्टर सी को 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपया मिलेगा। तो हम क्या किए, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले। कई बार एग्जाम में आपको 4 लाख दे ही देगा,
नहीं दे तो आपको पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट देगा, एवरेज निकाल लो। अब ये एवरेज प्रॉफिट पूरे ईयर का हुआ तो आप उसको 3 महीने का कितना होता है वो निकाल लो, जितना दिन ये पार्टनर काम करके रिटायर या मरा है। अब आप उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, उसका हिस्सा आ गया। तो एक तो आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड देता है जो ज़्यादातर यही आता है। सर दूसरा क्या है? दूसरा है टर्नओवर मेथड। टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स। तो हम ये देखते हैं कि हम कुछ सालों में एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था, वो एग्जाम में दे देगा कि आपका लास्ट कुछ ईयर का एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मान लो 20% है। अब ये 3 मंथ में यानी 1 अप्रैल 2022 से 1 जून 2022 जब वो पार्टनर मरा या रिटायर हुआ, ये 3 महीने में मेरा सेल्स यानी टर्नओवर मान लो ये 3 महीने में सेल्स 2 लाख का हुआ, तो हम 2 लाख का 20% निकालेगा, मेरे को कितना का प्रॉफिट हुआ है? 40,000। अब इसका शेयर अगर 1/5 है तो इसको 1/5 दे दो। 40,000 का 1/5 8,000, तो इसको 8,000 PL सस्पेंस में दे दो। तो ये तरीका है दोस्तों। टर्नओवर मेथड में आपको इस 3 महीने का सेल दे देगा, तब आपको इंटू 3/12 करने का दरकार नहीं है, क्योंकि आपको सेल 3 महीने का मिलता है। प्रॉफिट एग्जैक्टली 3 महीने का नहीं पता चल सकता, वो एज्यूम्ड होते हैं थोड़े, लेकिन सेल्स तो एग्जैक्टली 3 महीने का पता ही होता है। सेल तो हर बार एंट्री होता रहता है, तो सेल पता रहेगा, जीपी परसेंटेज पता रहेगा, पर प्रॉफिट निकाल लोगे, इंटू 1/5 कर लो आपका, यानी इसका इंटू रेशियो रिटायरिंग पार्टनर का कर लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा जितना उसको मिलना चाहिए। तो आपको ये एक झमेला एक्स्ट्रा देगा रिटायरमेंट या डेथ में। क्लियर है? Yes, sir. ये पढ़े थे आप लोग पहले, याद आ गया होगा। सर दूसरा झमेला आप बोले कैपिटल एडजस्टमेंट में देगा। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट वैसा नहीं होता जैसे एडमिशन में होता है, यहाँ थोड़ा केसेस अलग हो सकता है, तो उसका भी बात कर लेते हैं। और आपको एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने भी बोलता है कभी कभी, मतलब लोन अकाउंट, तो उसका भी बात कर लेंगे, वो अकाउंट बनाते वक्त करेंगे बात। अब यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट में कितना कितना केस दे सकते हैं। पहला आपको बोल रहा है एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, ये लोग चाहते हैं इनका फिक्स कैपिटल 6 लाख रुपया रहे। तो बेटा जी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, एक मिनट इसको सीधा कर, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप यहाँ पे बैलेंस बीडी करते हो और तीनों का कैपिटल लिखते हो। आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते हो। आप यहाँ पे मान लो कोई पीएल डेबिट बैलेंस है, पीएल क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वो बांट देते हो। गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हो, गुडविल मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को और यहाँ पे ए और बी से गुडविल का पैसा काट लेते हो। सब करने के बाद यहाँ आपका बैलेंस सीडी आता है ना, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पैसा अगर दे रहे हैं तो टू कैश, और अगर बाद में देने वाले हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख लेते हैं। मान लो ये पूरा रिटायरिंग पार्टनर का ये जो साइड है इसका टोटल आ रहा है 8 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8 लाख, और उसको बोला गया है कि तुमको आधा कैश में दे देंगे और आधा तुम्हारा बिजनेस में रिटेन करेंगे, बाद में देंगे, यानी उसका लोन अकाउंट की तरह मान लेंगे। टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो 4 लाख कैश दे दें, 4 लाख लोन मान लें। तो मिस्टर सी को लेके कोई झमेला नहीं है। झमेला किसको लेके? ए और बी का ये बैलेंस सीडी को लेके। आप मान लो ये साइड का अगर टोटल होता, मान लो सारा मिला के ए का 9 लाख, और जबकि इधर का ये 3 आइटम का फिगर आ रहा है, 2 आइटम का सॉरी, ए का फिगर आ रहा है मान लो 5 लाख, तो अल्टीमेटली यहां बैलेंस सीडी 4 लाख लिख देते ना। आई रिपीट, आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9 लाख मिस्टर ए का,
मिस्टर ए का आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख, तो बैलेंस सीडी 4 लाख लिख देते, है ना। Yes, sir. वैसे ही मान लो मिस्टर बी का ये साइड का टोटल आ रहा है 11 लाख और इस सब का टोटल आ रहा है मान लो 3 लाख, तो यहाँ कितना लिख देते, 11 माइनस 3 8 लाख लिख देते। बट ये लोग बोल रहे हैं ना ये मत करो, हम लोगों को तो अपना फिक्स कैपिटल रखना है 6 लाख, तो पहले इस 6 लाख को न्यू पीएसआर में बांटो। मान लो ओल्ड पीएसआर 2:1:1 था, सी रिटायर हो गया और क्वेश्चन बाकी साइलेंट है, ए और बी का न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा 2:1, तो 6 लाख को 2:1 में बांटो, मतलब 4 लाख 2 लाख में बांटो। तो बेटा जी अब यहाँ 4 लाख और 2 लाख लिखना चाहिए था, ये लोग चाहते हैं उनका कैपिटल ये रहे। तो ए का तो काम बन गया, ए का तो 4 लाख ही आना था, 4 लाख ही आ रहा है, ए का तो झमेला नहीं है। बट बी का यहाँ आ कितना रहा था 8 लाख, आप लिख कितना रहे हो 2 लाख। तो बेटा जी इसको 6 लाख और विड्रॉ करना। हाँ, तो यहाँ पे 2 कैश लिखो या 2 बैंक लिखो और 6 लाख विड्रॉ करा दो। Yes. एक बार मेरा एग्जांपल पलट के मान लो यहाँ पे ए का 5 लाख आ रहा था, तो ए का आ कितना रहे 5 लाख, वो चाहता कितना है 4 लाख। तो वो भी विड्रॉ कर ले। Yes. और अगर ज्यादा आ रहा होता है इस तरफ तो यहाँ भाई कैश आए तो वॉल्ट लाना पड़ता उसको पैसा। सीधा बात बैलेंसिंग फिगर होगा कैश या बैंक से। तो पहले जो लोग फिक्स कैपिटल वो लोग रखना चाहते हैं उसको न्यू पीएसआर में डिवाइड करो, उनके बैलेंस सीडी में वही लिख दो, और अब देखो जिधर कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है तो बाई कैश या बाई बैंक, क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो 2 कैश या 2 बैंक। तो पहला केस तो आपको ये देता कैपिटल एडजस्टमेंट कि वो लोग अपना कैपिटल फिक्स कर रहे हैं, वो अमाउंट आपको बता दिए। सेकेंड केस मोटा मोटी सेम, बट आपको क्वेश्चन में 6 लाख बोलेगा नहीं, जैसे यहां बोल दिया ना फिक्स 6 लाख रखना चाहते हैं, वहां नहीं बोलेगा, वहां बोलेगा वो लोग न्यू पार्टनर जितना रिटायरिंग पार्टनर जितना लेके जा रहे हैं उसके रेशियो में अपना कैपिटल चाहते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर कितना रुपया लेके जा रहे हैं 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाई उसका शेयर कितना है 1/5, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 40 लाख। अब 40 लाख को आप न्यू पीएसआर में और बी में डिवाइड कर दो। अब वो लिख दो बैलेंस सीडी में। तो पिछला सब में, पिछला केस में आपको रिटायरिंग पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने के बाद ए और बी का रिमेनिंग पार्टनर का मतलब कितना कैपिटल होना चाहिए फिगर दे दिया था, यहाँ फिगर दिया नहीं, यहाँ वो लोग बोला कि वो लोग सी के प्रोपोर्शनेट में यानी रिटायरिंग पार्टनर के प्रोपोर्शनेट में अपना कैपिटल रखना चाहते हैं। तो ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर जितना रुपये लेके जा रहा है उसको उसके रेशियो से डिवाइड मार के टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लिए। अब उसको न्यू रेशियो में और में बांट के बैलेंस सीडी में लिख दिए। तो पिछला में 6 लाख दे दिया था, इस सब में यहाँ पे 6 लाख दिया नहीं, 6 लाख का मैनर बता दिया, वो फिगर फिक्स नहीं करके फिगर निकालने का तरीका बता। ये भी क्लियर है? Yes, sir. आखिरी केस पे आते हैं, ये थोड़ा सा देखने लायक है। यहां बोलता है कि रिटायरिंग पार्टनर को जितना रुपया देना है वही हमारा, ये देखने लायक नहीं, सेम ही बात हुआ। रिटायरिंग पार्टनर को जितना रुपया देना है वही उतना रुपया ए और बी अपने न्यू रेशियो में लेकर आएगा। आई रिपीट, रिटायरिंग पार्टनर को जितना रुपया देना है उतना रुपया ए और बी अपने न्यू रेशियो में लेकर आएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है 8 लाख, तो ये 8 लाख ये लोग 2:1 में लेके आए। तो ठीक है, मान लो ए जितना लाएगा और बी जितना लाएगा तो यहाँ बाई कैश ए और बी में लिख देंगे, उसके बाद बैलेंस सीडी निकाल देंगे दोनों का। तो ये 3 केस आपको देता है। पहला जहां पे अमाउंट ही बता देगा, दूसरा जहां पे अमाउंट निकालने का तरीका बता देगा, और तीसरा जहां बोलेगा
रिटायरिंग पार्टनर को जितना रुपया मिलना है उतना रुपया हम लोग लेकर आएंगे अपने न्यू पीएसआर में। तो क्लियर है ये तीनों मेथड जो एग्जाम में पूछ सकता है। Yes, sir. Yes, sir. आखिरी चीज और उसके बाद सम की तरफ मूव करते हैं। मोटा मोटी बताना सब कुछ हो गया एक बार। अब दो फटाफट सम बना सकते हैं अपने। कई बार बोल देता है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, या फिर अगर रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर मर गया है, तो उसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाओ। मतलब जो यहाँ पे लिखते हो ना, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, वो अकाउंट बनाने बोलेगा। जैसे देखो मेरा अभी वाला एग्जाम्पल में क्या था कि मिस्टर सी मरा, मिस्टर सी का 8 लाख रुपया बच रहा था, उसको थोड़ा दे दिए, बाकी अगर वो जिंदा है तो उसका लोन अकाउंट में लिख दो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और अगर वो मर गया है तो उसकी जगह एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख दो, क्योंकि जो उसके घर वाले हैं वो पैसा लेकर जाएंगे। तो ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट भी कई बार बनाने बोल देता है। छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं, सुन लो, 1 मिनट का बात है। लोन अकाउंट जब बनाओगे ना, जितना रुपया वो लोन के रूप में देना है बाकी वो है, पहले तो यहां लिख दोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल 4 लाख, क्योंकि 4 लाख तो कैश में दे दियो। तो ये रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बोलो या एग्जीक्यूटर पार्टनर्स लोन अकाउंट बोलो, एक ही बात है। तो 4 लाख यहां लिख दिए। अब बोला है ये 4 लाख ना हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पहले बाई इंटरेस्ट, मान लो 10% बोला इंटरेस्ट का लोन है इसलिए इंटरेस्ट भी होगा, तो यहाँ बाई इंटरेस्ट करेंगे 10% 40,000। अब हम यहाँ पे चुकाएंगे पैसा तो टू बैंक या कैश, 2 लाख तो लोन का चुकाए और 40,000 ब्याज चुकाए, तो 2,40,000 चुका दिए, तो बच गया टू बैलेंस सीडी, फिर 2 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस बीडी बनेगा 2 लाख, और फिर बोला आपको इस पे भी ब्याज 20,000 10% बाई इंटरेस्ट, और फिर ये पूरा चुका दे, तो टू बैंक 2,20,000 चुका दिए, आपका अकाउंट क्लोज। तो आपको लोन अकाउंट कई बार बनाने बोलता है, बड़ा आसान सा बात है। जितना रुपया लोन में रख रहे हैं उस पर इंटरेस्ट निकालो, जितना चुका दिए टू बैंक लिखो, जितना बैलेंस सीडी बचा फिर वो अगले बार कंटिन्यू, फिर उस पर इंटरेस्ट, यहाँ 20,000 इंटरेस्ट होना था सॉरी, तो 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट, फिर 2,20,000 चुका दिए, अकाउंट क्लोज। ऐसा आपको हो सकता है बोलता 4 ईयर्स में करो, तो 4 बार करना पड़ता, 50,000 करके 4 बार चुका रहे। जैसे भी आपको क्वेश्चन बोलेगा रिपे करते हैं, और रिमेनिंग बैलेंस पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाने बोलता है। ये है पूरा रिटायरमेंट का कंसेप्ट, क्या क्या पूछ सकता है एक क्वेश्चन में। अब एक कंप्लीट सम पिक करते हैं ईयर पेपर का ही, जिससे कि आपको कहानी क्लियर हो जाए। कौन गया ईयर पेपर? नहीं, 1 मिनट खाली दो।
मिल गया। ये जनरल पेपर है, ऑनर्स पेपर का। देखो जैसे यहाँ पे सन दिया 31 दिसंबर 2014, बैलेंस शीट दिया एबीसी लिमिटेड का, जिनका पीएसआर है 1:1:1, कैपिटल दिया एबीसी का, जनरल रिजर्व दिया, क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है, बोला ए रिटायर्स और 31/12/2014 और बी और सी के बीच में पीएसआर रहेगा 3:2। तो पहले था 1:1:1, अब नया हो जाएगा 3:2। बोल रहा है डिप्रिसिएशन करना है, मशीनरी को 15%, फर्नीचर को 10%, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग को इंक्रीज करना है अप टू 90,000, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और स्टॉक को भी इंक्रीज करना है 22,000। प्रोविजन बनाना है 2% का बैड डेट का। गुडविल बोला है फर्म का गुडविल वैल्यू की है 45,000। बी एंड सी हैव एडजस्टेड देयर कैपिटल इन न्यू पीएसआर टू ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ ए। देखो ये बोला ना, ए को पे ऑफ करने के लिए वो लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करने को तैयार है और 20,000 रुपया का बैंक में वर्किंग कैपिटल भी रखिएगा। द गुडविल अकाउंट इज टू बी क्लोज आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, तो वैसे भी क्लोज हो ही जाएगा वो। तो यहाँ पे आपको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला। साल के आखिरी दिन रिटायर हुआ है तो यहाँ पे वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला झमेला नहीं होगा। देखेंगे एक सम वैसा भी मिल जाए। तो देखो सबसे पहले क्या बोला था, रिवैल्यूएशन करने बोला है, मशीन और फर्नीचर को घटाना है। मशीन और फर्नीचर का कितना वैल्यू है, मशीन का वैल्यू 60,000, फर्नीचर का वैल्यू 10,000। तो 60,000 से मशीन डिप्रिशिएट होगा 15%, तो 60,000 का 10% 9,000 और फर्नीचर बोला है 10,000, तो उसको 10% से डिप्रिशिएट करना है, मतलब 1,000। तो एक आइटम 9,000 से कम हुआ, एक आइटम 1,000 से कम हुआ। तो कम होता है एसेट तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट। फिर यहाँ पे बोला बिल्डिंग को अप टू 90,000 लेके जाना है। बिल्डिंग का वैल्यू है 70, तो 20,000 से बिल्डिंग बढ़ेगा और स्टॉक बोला है 7,000 से बढ़ाना है। तो ये देखो बिल्डिंग को 20,000 से बढ़ाए और स्टॉक को 7,000 से बढ़ाए। 2,000 का प्रोविजन बनाने बोला है, पहले से कोई पीबीडीडी नहीं है तो 2,000 का क्रिएट कर दो। तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड किए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों का कैपिटल लिख दिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिए। बुक्स में पुराना जनरल रिजर्व वगैरह कुछ दिया है, हाँ दिया है, 24,000 का जनरल रिजर्व है, इक्वली बढ़ जाएगा 8-8-8। ये तीनों में जनरल रिजर्व इक्वली बढ़ गया। अब आते हैं गुडविल वाला कहानी के ऊपर। क्या बोला है, गुडविल ऑफ द बिजनेस 45,000 है। तो 45,000 का पहले हमको न्यू वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ए का 1/3 है, माइनस हो जाएगा 3/5, तो आएगा रेशियो 55 माइनस 9, तो -4/15 ए का आएगा, मतलब ए गेन कर रहा है। बी का भी 1/3 माइनस 2/5, तो बी का भी निकल के आएगा 5 माइनस 6, तो ये भी गेन ही कर रहा है। तो दोनों ही ओल्ड पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। दोनों का माइनस में आंसर आ रहा है, -4:1। तो सी कितना गुडविल लाएगा, 45,000 इंटू 1/3, तो 15,000 का गुडविल लाएगा, जिसको ए और बी, तो एंट्री क्या होगा 2C कैपिटल, और ए के कैपिटल को डेबिट करना है, बी के कैपिटल को डेबिट करना है। 15,000 को 4:1 में बांटना है, तो 15,000 डिवाइड 3,000, 12,000 और 3,000, तो 12,000 और 3,000 का गुडविल ये लोग इनके कैपिटल से काटना है और सी को देना है। तो सी के अकाउंट में लिखेंगे बाई ए एंड बी, और ए के अकाउंट में लिखेंगे, सॉरी सी के अकाउंट में लिखेंगे बाई ए एंड बी, और ए और बी के अकाउंट में लिखेंगे 2C। देखो ये 12,000 3,000 यहाँ बटा, 12,000 3,000 यहाँ बटा, तो गुडविल का कहानी खत्म। और क्या बचा, पुराना गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं तो राइट ऑफ करना नहीं है, रिजर्व पीरियड का काम कर लिए।
सब मोटा मोटी हो गया, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बच गया। तो अब देखो क्या बोला है, वो बोल रहा है कि हाँ ये रहा, टोटल कैश टू बी ब्रॉट इन। एक मिनट पहले ठीक से उस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। यहां बोला है बी एंड सी हैव टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू पीएसआर टू ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ ए एंड लीव 20,000 एज वर्किंग कैपिटल। पी और सी एडजस्ट करेंगे अपने कैपिटल को न्यू पीएसआर में। तो सी को मिल कितना रहा है, सी को मिलना है 60,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, कितना हुआ 60 प्लस 5 प्लस 8 65 प्लस 8 73 माइनस 3,000। ओ ए रिटायर हो रहा है ना, सॉरी ए रिटायर हो रहा है ना। 40 प्लस 5 45,000, 45 प्लस 8 53, ए को मिलना चाहिए 68 और यहाँ सम बोला है उसको पे ऑफ कर दे रहे हैं, तो ए को पे ऑफ कर रहे हैं 68, ए को पे ऑफ कर रहे हैं 68। यहाँ पे एक साथ डबल एडजस्टमेंट है बेटा, यहाँ पे एक साथ डबल एडजस्टमेंट है। ए को पे कर रहे हैं 68 प्लस 20,000 हमको वर्किंग कैपिटल भी रखना है, तो टोटल हमको 88 रखना है। मेरे पास पहले से कैश है 8,000, मतलब 80,000 रुपया का इंतजाम करना पड़ेगा, 80,000 रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। अब देखो क्या किया, एक साथ दो बात बोला है कि सी को रिटायरमेंट करने के लिए जितना रुपया देना है वो भी, प्लस ये लोग अपने कैपिटल को न्यू पीएसआर में एडजस्ट भी करना चाहते हैं। दो बात एक साथ है क्वेश्चन में। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बी और सी का है कितना कैपिटल वो निकालना पड़ेगा। तो देखो इनका कैपिटल था 50,000, 5,000, 8,000, ये रहा 50,000, 5,000, 8,000 और उससे 12,000 काटने बी से। तो बी का कितना हुआ 50 प्लस 5 55 प्लस 8 63 और उससे काटने हैं 12,000, तो 51,000 उसका कैपिटल अभी है। वैसे ही सी का 60 प्लस 5 65 प्लस 8 73 और उससे 3,000 काटना है, तो उसका 70,000 कैपिटल अभी से है। इन लोगों का कैपिटल कितना है 51 और 70, 51 और 70, ये देखो 51 और 70 और 80 सी को देना, उनको भी वो भी एडजस्ट करना है। तो टोटल 2,01,000 फर्म का कैपिटल होना चाहिए, टोटल 2,01,000 फर्म का कैपिटल होना पड़ेगा। ए और बी का जितना कैपिटल है वो भी मेंटेन करना है और सी को जितना देना है वो भी ये लोग लाएगा। क्वेश्चन में अगर खाली बोलता कि ये लोग अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे न्यू पीएसआर में, तो ये 51 और 70 को निकाल के न्यू पीएसआर में बांट देते ऐड करके। लेकिन यहाँ पे एक साथ दो बात बोला है कि सी को जितना देना है वो भी लाएंगे और अपना कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे न्यू पीएसआर में। तो टोटल 2,01,000, टोटल 2,01,000 इनका कैपिटल होना चाहिए। तो 2,01,000 अगर कैपिटल होना चाहिए तो इसको न्यू पीएसआर में अगर बांटे, न्यू पीएसआर कितना बोला था 3:2, 3:2 में अगर बांटेंगे तो देखो 2,01,000 को 3/5, 2,01,000 को 2/5, तो कितना बटेगा 2,01,000 को 3:2 में बांटेंगे तो सर 1,20,600 और 80,400। ये देखो 1,20,600 और 80,400 इतना कैपिटल इनका होना पड़ेगा। तो देखो यही ले जाके बैलेंस शीट में लिख दिए, देखो यही ले जाके बैलेंस शीट में लिख दिए। अब दोनों का ही अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है तो उतना रुपया लेकर आएंगे। यह आपका बैलेंसिंग फिगर की तरह काम करना चाहिए, इसके लिए कोई नोट बनाने का दरकार नहीं। अगर यहाँ कम पड़ता तो टू बैंक लिख देते, जिसमें भी अमाउंट कम पड़ता, इधर कम पड़े तो बाई बैंक लिख दो, क्योंकि आप बैलेंस शीट फिक्स कर चुके हो उनका।
तो ये उनका नया कैपिटल बन जाएगा जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्रेडिटर बिल्स पेएबल चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ था 10,000 से, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ था, फर्नीचर का वैल्यू कहाँ, फर्नीचर कम हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का कम हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग का बढ़ा था, स्टॉक का बढ़ा था, डेटर का प्रोविजन हुआ था, और कैश कितना बैलेंस रखने बोला था वर्किंग कैपिटल के लिए 20,000, तो वो रख दिए, बैलेंस शीट बोथ साइड मैच हो जाए। तो यहाँ डबल कैपिटल एडजस्टमेंट था। अगर आपको सिंपल बोला होता कि वो न्यू पीएसआर मेंटेन करेगा तो फिर 51,000 और 70,000 जो आया था उन दोनों को ऐड करते 1,21,000 को और उसको न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ बोल रहा है एक साथ, या फिर अगर खाली ये बोला होता कि सी को जितना देना है वो ये लोग लेकर आएंगे तो सी को मिलना कितना था 80,000, सॉरी ए को 68,000, तो 68,000 को न्यू पीएसआर में डिवाइड कर देते और उतना उन लोगों से पैसा मंगवा लेते। लेकिन यहाँ एक साथ दोनों एडजस्टमेंट बोला बेटा कि ए को जो मिलना है प्लस 20,000 का वर्किंग कैपिटल प्लस अपना अपना कैपिटल भी मेंटेन करेंगे, एक साथ दोनों एडजस्टमेंट आपसे करवाया। इस टाइप का सम्स आपसे मैक्सिमम टाइम पूछेगा। जो इस ईयर पेपर में आया मोटा मोटी ये हर ईयर पेपर में वैसा ही आया। देखो इसीलिए लोग एक ही ईयर पेपर का सम दिया, क्योंकि मोटा मोटी हर ईयर पेपर में ऐसा ही रिटायरमेंट से कॉमन सम फंसता है, बस एडजस्टमेंट बदलता रहता है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, बाकी मोटा मोटी सब सेम। तो ये है आपका रिटायरमेंट चैप्टर। ईयर पेपर का सम करेंगे जब तो रिटायरमेंट कम बेनिफिट का, रिटायरमेंट कम एडमिशन का करेंगे, ताकि आपको एक बार में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए।